यूपी चुनाव के आखिरी रण के लिए तैयारियां पूरी। 7 मार्च को होगा मतदान। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान। सभी जिलों में पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। रूस की बमबारी से तहस नहस हुआ खार्किव का मार्केट। सेना ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाया। पिछले 10 दिनों में 15 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ा यूक्रेन। यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी का सिलसिला जारी। 3 फ्लाइट्स से 629 छात्र लौटे। यूक्रेन से लौटे छात्रों से सीएम योगी ने की मुलाकात। छात्रों से संकट में धैर्य बनाए रखने की कही बात। कहा यूक्रेन में फंसे बाकी बच्चे छात्रों को भी जल्द वापस लाया जाएगा। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत की जीत। भारतीय टीम ने पाकिस्तान टीम को 137 रनों पर सिमटाया। भारतीय महिला टीम ने 107 रन से जीत की दर्ज। रविचंद्रन अश्विन ने रचा इतिहास। टेस्ट विकेट के मामले में कपिल देव को पीछे छोड़ा। टेस्ट में सबसे ज्यादा 435 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बने अश्विन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग होनी है। कल 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होगा। 7वें चरण में 3 नक्सल प्रभावित सीटें भी शामिल हैं, तो वहीं चंदौली की चकिया सीट नक्सल प्रभावित है। सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज दुग्धी सीट भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जहां पर संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तीनों सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और इसके लिए प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। कल 7वें चरण के लिए मतदान होगा। 9 जिलों की 54 सीटों पर कल जनता मतदान करेगी। वोटर्स अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मत अपना देंगे। 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग है कल उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। 7 चरणों में विधानसभा चुनाव चल रहा था, जिसमें से 6 चरण का मतदान पूरा हो चुका है और अब 7वां यानी कि आखिरी पड़ाव पर है उत्तर प्रदेश का ये चुनावी रण। और इसमें कल जनता की बारी होगी। कल जनता राजनीतिक पार्टियों के भविष्य को ईवीएम में कैद करेंगे। तो यूपी के आखिरी रण में चुनावी प्रचार थम गया है। दावे और वादों के बीच अब जनता की बारी है। 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। इस दौर में कई दिग्गजों की सांसें अटकी हुई हैं। योगी के मंत्रियों के लिए अग्नि परीक्षा है, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश के लिए अस्तित्व बचाने की चुनौती है। पूरब की इस लड़ाई में काशी में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद सबने लिया। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बाबा की नगरी में किसने सच्चे मन से भोले भंडारी को याद किया, क्योंकि पूरब की लड़ाई ही तय करेगी लखनऊ की सत्ता पर कौन बैठेगा। उत्तर प्रदेश के रण का आखिरी पड़ाव अब आ चुका है। 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा, जिसमें 9 जिलों की 54 सीटों पर जनता कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेगी। पूरब की इस लड़ाई में रक्तांचल भी है और रंगबाज भी। गंगा किनारे की इस लड़ाई में पीएम मोदी का प्रभुत्व का इम्तिहान भी है। ऐसे में अंत भला तो सब भला है। पूर्वांचल की इस जंग में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा का बहुत कुछ दांव पर लगा है। समाजवादी पार्टी को अपना गढ़ बचाना है तो बीजेपी के दुर्ग में सेंधमारी भी करनी है।
क्योंकि लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है बल्कि वर्चस्व की भी है। पूर्वांचल में जो बाजी मारेगा, लखनऊ की लड़ाई वही जीतेगा। ऐसे में बीजेपी ने अपने तरकश से सभी तीर निकाल दिए हैं। पीएम मोदी ने काशी में डेरा डाला हुआ है। ऐसे में ये लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। 10 मार्च के बाद ये भागीदारी और सशक्त होगी, ये मैं आपको वादा करने आया हूं। गरीब को पक्के घर देने का अभियान और तेज होगा। 10 मार्च के बाद गरीब को गैस कनेक्शन का अभियान और तेज होगा। 10 मार्च के बाद रोजगार देने का अभियान, सरकार में नौकरी देने का अभियान और तेज होगा। दरअसल 7वें चरण में योगी सरकार के कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में पूर्वांचल की लड़ाई में कौन बाजी मारेगा, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। चलाने के लिए एक दमदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार के लिए भाजपा के कमल चिन्ह पर वोट देंगे, सभी वोट देंगे। हम लोगों ने यहाँ पर राम दुलार गौड़ को अपना प्रत्याशी बनाया है, मालूम है ना। याद रखना, इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ यहाँ के विस्थापितों की समस्या का समाधान भी हम लोग करेंगे। इस आखिरी चरण की लड़ाई में सभी दलों ने काशी में फोकस कर रखा है। पीएम मोदी का रोड शो हो या फिर अखिलेश यादव की यात्रा, प्रियंका और राहुल भी पीछे नहीं है। बाबा की नगरी में जनता से रूबरू हो, यानी बिना काशी पूरब का इस 7वां द्वार तोड़ना बहुत ही मुश्किल है और ये सभी पार्टियां जानती है। ऐसे में चाहे अखिलेश हो या प्रियंका गांधी, सबके निशाने पर बीजेपी सरकार है। 6वें चरण में ही भारतीय जनता पार्टी के छक्के उड़ा दिए गए और जब से पीले वाले समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, बीजेपी का हर पुर्जा ढीला हो गया और मुझे तो ये लगता है गोपालपुर आकर के कि जो गर्मी निकाल रहे थे, गोपालपुर वाले उनकी भाप निकाल देंगे इस बार। आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। राजनीति का मकसद होना चाहिए कि इन समस्याओं का हल कैसे हो। आपकी सेवा होना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म हर नेता का, हर राजनीतिक दल का सबसे बड़ा धर्म यही होता है, सेवा। तो जो आपकी सेवा करता हो, जो ईमानदारी से आपके लिए काम करता हो, जो आपके सामने सच्चाई पेश करता हो, उसी का समर्थन करिए। मैं जानती हूं कि आप जागरूक हैं। आप इस चुनाव में सोच समझकर पूरी जिम्मेदारी से अपना वोट देंगे। इसी पूर्वांचल की जंग में जहां अखिलेश अपने गढ़ आजमगढ़ को बचाने की कवायद में जुटे हैं, तो पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सभी 54 सीटों को साधने में लगे हुए हैं। सीएम योगी पूर्वांचल की इन सीटों पर घूम घूम कर विपक्ष पर वार किया है और अपनी सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं। लेकिन अब ना तो शिकवा का समय रह गया और ना ही शिकायत का, क्योंकि अब फैसले की घड़ी है और ये जनता के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। मऊ से हमारे संवाददाता प्रदीप जुड़ गए, हमसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। प्रदीप, चूंकि अब कल आखिरी चरण का मतदान होना है, जनता का कल दिन होने वाला है, लेकिन ऐसे में नेताओं की दिलों की धड़कन भी बढ़ी हुई नजर आ रही है। क्या चुनावी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं पूर्वांचल में? जी हाँ, आपको बता दें कि इस मौसम में, जाड़े के मौसम के बाद जो मौसम में बदलाव आया है, तापमान बढ़ने लगा है, वैसा ही तापमान कुछ जो है राजनीतिक हल्के में देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि मऊ जिले में कुल 16,94,940 मतदाता हैं, जिसमें 9 लाख पुरुष हैं और 7,93,000 ये मतदाता महिला हैं। और यह मतदान 7 मार्च को होना है। कल सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मऊ सदर विधानसभा की देखी जाए तो यहाँ बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी जो 5 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब की बार वह बांदा जेल में बंद होने के चलते, या जो भी कह लिया जाए कि
अपने बेटे अब्बास अंसारी को उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है। जी। इनके खिलाफ भाजपा के प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह ताल ठोक रहे हैं, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को यहाँ पर बसपा से कैंडिडेट बनाया है। इन तीनों के बीच एक जद्दोजहद चल रही है और एक दूसरे को मात देने की जो है हर कवायद की जा रही है। वही हाल अगर देखा जाए तो घोसी विधानसभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री वन मंत्री दारा सिंह चौहान भाजपा छोड़कर अब सपा और सुभाषपा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का दामन पकड़ लिए हैं और उसके जरिए जो है अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इनका सीधा मुकाबला भाजपा के विजय राजभर पूर्व विधायक से हो रहा है, देखने को मिल रहा है। इस दौर में वसीम इकबाल जो बसपा के प्रत्याशी हैं, पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं, इनकी भी जो है कवायद इनके बीच चल रही है। ऐसे में देखा जाए तो तीनों प्रत्याशी आपस में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। कमोबेश यही हाल जो है देखा जाए तो मधुबन विधानसभा क्षेत्र में बिहार प्रांत के राज्यपाल फागू चौहान जी के पुत्र रामविलास चौहान भाजपा से चुनाव मैदान में उतरे हैं। इनके साथ ही इनके विपक्षी के रूप में समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के उमेश पांडे पूर्व विधायक कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यदि देखा जाए तो नीलम कुशवाहा इन दोनों के बीच अपना एक परचम लहराए हुए हैं और त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ भी देखने को मिल रहा है। बगावत के रूप में देखा जाए तो वीआईपी पार्टी से भाजपा छोड़ के आए भरत भैया भी चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं न कहीं भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। कमोबेश यही हाल मोहम्मदाबाद विधानसभा स्वच्छित सीट पर भाजपा प्रत्याशी पूनम सरोज और सुभाषपा प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र कुमार और बसपा प्रत्याशी धर्म सिंह के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी प्रदीप, चूंकि ये तो चुनावी समीकरण आपने बताया और कौन से प्रत्याशी जो है एक दूसरे को कड़ा मुकाबला देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें कल के मतदान की तो पोलिंग बूथों पर किस तरीके की तैयारी नजर आ रही है? प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? क्या कुछ तैयारियां की गई हैं पोलिंग बूथों पर? हाँ, बिल्कुल सही। शासन की सूची में और चुनाव आयोग भारत सरकार के सूची में मऊ अति संवेदनशील जिले के रूप में जाना जाता है और शासन की सूची चूंकि दंगा प्रभावित इलाका माना जाता है, इसलिए यहाँ फोर्स बीएसएफ भी आई हुई है और सीआईएसएफ भी आई है, आरपीएफ भी आई है, जीआरपी, तमाम फोर्स जो है यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। कई जनपदों की पुलिस यहाँ पे आई हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट से सेना भी बुलाई गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त हो सके। जी प्रदीप, वहीं अगर आम जनता की बात करें तो उनमें कितना उत्साह देखा जा रहा है कल मतदान को लेकर के? वोटर्स कितने उत्साहित है? सुबह 7 बजे से चूंकि वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में अगर आज की बात करें तो लोगों में किस तरीके की चर्चा हो रही है कल के मतदान को लेकर के? जी हाँ, बिल्कुल सही है, आपने कहा है। यहाँ पर स्थिति यह है कि मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और तैयारियां लोगों में की जा रही हैं। लोगों को पर्चियां मिल चुकी हैं, जो बीएलओ हैं वह पर्चियां घरों में बांट रहे हैं ताकि लोग मतदान अपनी तरीके से सुनिश्चित कर सकें। जी प्रदीप, बने रहिए। चंदौली से हमारे रिपोर्टर सूरज जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। सूरज, चंदौली की बात करें तो वहां पर कितनी तैयारियां हो चुकी हैं मतदान केंद्रों पर, पोलिंग बूथों पर? क्या कुछ नज़ारा फिलहाल देखने को मिल रहा है? सुरक्षा व्यवस्था की क्या तैयारियां की गई हैं कल सुबह के लिए, चूंकि 7 बजे से वोटिंग होगी? जी हाँ साक्षी, मैं बता दूं कि कल 7वें चरण के में चुनाव होना है, जिसको लेकर तैयारी पूरा मुकम्मल हो चुका है। वहीं मैं आपको बता दूं कि 4 विधानसभा में करीब 40 प्रत्याशी मैदान में हैं और जनपद में 925 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 1694 बूथ बनाए गए हैं। वहीं जनपद को 21 जोन व 127 सेक्टर में विभाजित किया गया है। जी सूरज, अगर इन विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन प्रत्याशी हैं, किस किस पार्टी से जो एक दूसरे को कड़ा मुकाबला देते हुए नजर आ रहे हैं? क्या चुनावी समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? जी हाँ, मैं बता दूं कि जनपद में सीधा लड़ाई जो है सपा और भाजपा में है। पिछले चुनाव की बात की जाए तो 4 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटों पे भाजपा ने अपना पर्च लगाया था। हालांकि इस लड़ाई टफ मानी जा रही है और इस सीधा तौर सफल रही और 2 सीट और मुगल सूरज, आपकी आवाज हम तक ठीक नहीं पहुंच रही है। रुक कर लेते एक बार प्रदीप का। प्रदीप, चूंकि अगर मऊ की बात करें तो मऊ में जो चुनावी समीकरण तो बन ही रहे, लेकिन अगर 2017 से अब तक की बात की जाए तो वहां की जनता अपने विधायकों से कितनी संतुष्ट नजर आ रही है? जी हाँ, देखा जाए तो मऊ के विधानसभा की सीटों पर
बाहरी दलों के प्रत्याशियों का जो है यहाँ दबदबा रहा है और बाहरी जनपदों के प्रत्याशी यहाँ पर जो है अपने को विजयी बनते थे, विधायक बनते थे, चुने जाते थे, लेकिन विकास से कहीं कोई सरोकार नहीं है। जनता विकास को लेकर खासे परेशान है और अब की बार जो है जनता यह चाहती है कि यहाँ के स्थानीय किसी व्यक्ति को जो है चुना जाए और विकास हो। जैसे मसलन अगर देखा जाए तो बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी यहाँ से 5 बार विधायक बने हैं, लेकिन वह जेल में रहते हुए विकास की क्या गलती हुई है यह जग जाहिर है। जनता जानती है, जनता चाहती है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा बहुत अनिवार्य रूप से है। ऐसे में एक बयान यह भी चल रही है कि जैसा कि परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि मुख्तार अब्बास अंसारी अपने खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अपने बेटे को मैदान में उतारा है, तो कहीं न कहीं वो टक्कर तो भाजपा के प्रत्याशी अशोक सिंह को दे रहे हैं, लेकिन यह उनकी परवान क्या चढ़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है। सूरज, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी। हाँ सूरज, आप अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, तो मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप बताइए कि चंदौली में क्या चुनावी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बता दूं कि चंदौली जिले में सैदराजा विधानसभा है और बगल में उसके सकलडीहा विधानसभा है। सैदराजा में सीधी टक्कर जो है सैदराजा के बाहुबली विधायक सुशील सिंह हैं और सपा से विधायक मनोज कुमार डबलू हैं जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं। इन लोगों के बीच में काफी करारी टक्कर है। और अगर सकलडीहा की बात की जाए तो सकलडीहा में भी सपा और भाजपा में टक्कर है। हालांकि वहां पे सपा काफी मजबूत है। सपा मोदी लहर में भी वहां से प्रभु नारायण यादव जीते थे और अभी भी वो बीजेपी से काफी आगे चल रहे हैं। जी सूरज, ये भी जानना चाहेंगे कि वहाँ की जनता, ये जो 4 विधानसभा सीटें आती हैं चंदौली में, वहाँ की जनता कितनी संतुष्ट नजर आती है कामों को लेकर के? 2017 से अब तक बात की जाए तो क्या कुछ विकास नजर आता है चंदौली में? साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों का क्या स्थिति है, ये भी जानना चाहेंगे। जी हाँ, विकास की बात की जाए तो विकास के दावे तो बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े किए गए, लेकिन जमीन पे विकास उतना हुआ नहीं है जितना ढिढोरा पीटा गया है। आपको मैं बता दूं कि पूर्वांचल में चंदौली जिला है जो है वो कृषि प्रधान जनपद के नाम से है और यहाँ के लोगों की मेन जो है रोजगार जो है वो खेती है। यहाँ की आबादी जो है 99% आबादी जो है किसानी से जुड़ी हुई है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ के किसान अनाज तो आसानी से पैदा कर लेते हैं, लेकिन जब बेचने जाते हैं क्रय केंद्रों पे तो उन्हें काफी फजीहत झेलनी पड़ती है। वो अपने अनाज को उचित मूल्य पे बेच नहीं पाते हैं। तो इस चुनाव में ये बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और सड़क की बात की जाए तो मेन छोड़ दिया जाए तो गांव के सड़क अभी बहुत अच्छे हालात में नहीं है। जी ठीक है। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे, मऊ में जो विधानसभा सीटें आती हैं वहाँ का क्या हाल है? वहाँ के मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे लोगों के क्या हैं? किन किन मुद्दों पर काम किया गया है पिछले 5 सालों में और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए भी आस लगाए बैठे हुए है जनता कि अगर सरकार आएगी तो ये काम होगा और उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा? जी बिल्कुल, आपने सही पूछा है। अगर मधुबन विधानसभा का देखा जाए, मधुबन विधानसभा क्षेत्र में देवरांचल इलाका है। जब बाढ़ की मौसम आती है तो बाढ़ से लोग जल जाते हैं और जब गर्मी का मौसम आता है तो वहाँ आग से लोग जल जाते हैं। नेपाल से छोड़े जा रहे पानी को लेकर आज तक मधुबन विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को निजात नहीं दिलाई गई और हालात यह है कि आज भी मधुबन विधानसभा क्षेत्र के लोग बाढ़ के समय पलायन करते हैं, अपने रोजगार को लेकर यहाँ से पलायन कर जाते हैं। उन्हें भूखमरी का शिकार होना पड़ता है और पूरे 5 साल तक जनता घुट घुट कर रोती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। कमोबेश यही हाल देखा जाए तो आगलगी के समय में, यानी गर्मी के मौसम में जब खेतों में फसल लगी रहती है उस समय तबाही होती है। फायर ब्रिगेड सेंटर की स्थापना आज तक नहीं हो पाई है, आधार में पड़ा हुआ है, वह आज तक चालू नहीं हो पाया है। जबकि यहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान इस विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में, वन मंत्री के रूप में विराजमान हो चुके हैं। लेकिन जनता कहीं न कहीं बहुत ही दुखी है और वह चाहती है कि यहाँ पर कोई स्थानीय विधायक बने जो हमारी पीड़ा को सुन सके, शिक्षा, चिकित्सा और आगलगी और बाढ़ से निजात दिला सके। कमोबेश यही हाल सदर विधानसभा में क्षेत्र में है, जहां बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहे हैं, लेकिन विकास की गति बहुत ही धीमी है। और कह लिया जाए कि शिक्षा के मायने में, चिकित्सा
तक के मायने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राम भरोसे ही यहाँ के लोग अपना विकास कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर अपने जनप्रतिनिधि से तक नहीं मिल पाते हैं। यह उनको डर साल रहा है। शायद ऐसा हो सके कि परिवर्तन की लहर आए और कुछ परिवर्तन हो दिखे, लेकिन यह तो 10 तारीख के बाद ही, गणना के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। बिल्कुल प्रदीप, चूंकि अगर आसपास के ग्रामीणों की बात करें, किसानों की बात करें, तो किसानों की स्थिति कहाँ पे नजर आती है? क्या किसानों के लिए काम किया गया? किसान क्या संतुष्ट नजर आते हैं सरकार के कामकाज से? विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? जी हाँ, विधायक का रिपोर्ट कार्ड यह है कि जिस विधायक का मऊ में दर्शन ही नहीं हुए और लगभग वह 5 बार से विधायक बन रहे हैं, हमारे बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी, उनके दर्शन ही नहीं हुए। हमारे घोसी लोकसभा के सांसद अतुल कुमार राय जी से कभी भेंट ही नहीं हुई। तो ऐसे में मऊ का विकास कितना हुआ होगा यह तो जग जाहिर है। यहाँ की जनता सिंचाई व्यवस्था को लेकर परेशान है, यहाँ की जनता साधारण सहकारी समितियों पर खाद बीज को लेकर परेशान है, सड़कों का बुरा हाल है। ऐसे स्थिति में यहाँ के विकास का अंदाजा सहजता से लगाया जा सकता है। जी ठीक है प्रदीप। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि जब उत्तर प्रदेश की चुनाव की बात आती है तो यहाँ पर जातीय समीकरण बहुत हावी होता हुआ नजर आता है, धार्मिक समीकरण बहुत नजर आते हैं। चंदौली में किस तरीके की जातीय समीकरण है? बिल्कुल सही आपने कहा कि चुनाव है विधानसभा का, ये जाति और धर्म के नाम पे ही लड़ा जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि विश्वनाथ मंदिर, जय श्री राम मंदिर, ये सब ज्यादा मुद्दा है, जबकि विकास के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे जो होने चाहिए, युवाओं को रोजगार देने की बात कोई भी नहीं रही है। हालांकि चुनावी शपथ पत्र में दोनों लोगों ने कहा है हर घर से, जैसा की बात की जाए तो भाजपा ने भी कहा है कि हर घर से हम रोजगार देंगे, जबकि 5 साल सरकार में थे तो रोजगार देने में पूरी तरह से विफल रहे। महंगाई की बात की जाए, महंगाई भी चुनाव में बड़ा मुद्दा है यहाँ के लिए। महंगाई भी कोई कंट्रोल नहीं रहा है सरकार का। जी ठीक है प्रदीप, आपसे भी जानना चाहेंगे, मऊ में जातीय समीकरण कितना हावी नजर आता है चुनावों में? जी हाँ, बिल्कुल सही है। यह जाति समीकरण मऊ में हर विधानसभा में देखने को मिल रहा है। कहीं जो है चौहान बिरादरी हावी है तो कहीं मुस्लिम वर्ग हावी है, कहीं हिंदू वर्ग हावी है तो कहीं मुस्लिम वर्ग हावी है, कहीं दूसरी यादव जातियां हावी हैं, कहीं जैसे इस तरह से जातीय समीकरण के आधार पर टिकटों का वितरण भी किया गया है। दलीय स्तर पर देखा जाए तो जातीय विधानसभाओं को जो है जातीय स्तर पर टिकट कैंडिडेट दिए गए हैं। प्रत्याशी भी जातीय स्तर पे ही आंकड़ों को देखते हुए उनको टिकट दिया गया है, ताकि आसानी से दूसरे लोगों का वोट लेकर और अपनी जात का वोट लेकर विजयश्री का सेहरा बांध सके। ठीक है सूरज, चूंकि चंदौली के आसपास के गांव की अगर बात करें, यहाँ पर किसानों की स्थिति की बात करें तो किसानों के लिए क्या कुछ काम किया गया? किसान कितने संतुष्ट नजर आते हैं? जी हाँ, वही मैंने कहा कि किसानों का तो मैंने पहले ही बताया कि किसान अनाज तो पैदा कर लेता है। पूरे भारत चंदौली जिले की बात के नाम से मशहूर और ये राजा जी का गृह जन है, लेकिन अनाज तो पैदा कर लेते हैं लेकिन बेचने में उसे कोई नहीं रहती है। और रह गई बात की जाए तो समीकरण भी यहाँ है। यहाँ पे देखेंगे राजा विधानसभा से राजपूत सुशील सिंह टिकट दिया गया है, सकलडीहा विधानसभा लगा हुआ है, वहाँ से ब्राह्मण को टिकट दिया गया है। बात की जाए तो खरवाड़ को टिकट, इस तरह से सारी जातियों की भाजपा ने पूरी कोशिश की है और उनको उम्मीद है कि सारी जाति मिलकर हर विधानसभा में प्रत्याशियों को विजय जरूर दिलाएंगे। और पिछले चुनाव की बात की जाए तो 4 विधानसभा में 3 भाजपा के पाले में गई थी। ठीक है सूरज। प्रदीप, चूंकि जब मऊ की बात आती है तो यहाँ पर मुद्दों की भी बात जो है करना जरूरी है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जनता के और किन मुद्दों को अपने ध्यान में रखते हुए कल वोटर्स वोटिंग करने पहुंचेंगे पोलिंग बूथों पर? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई टेक्निकल स्कूल नहीं है, यानी यहाँ पर कोई उच्च शिक्षा के प्रबंधन नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई तकनीकी शिक्षा नहीं है जो रोजगार परक लाभान्वित हो सके। इसके अलावा यदि देखा जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में डायलिसिस की भी व्यवस्था का अभाव है। यहाँ पर हालात ये हो गए हैं मौजूदा समय में कि कुत्ता काटने की सुई तक के इंतजाम नहीं है। या कहीं न कहीं लोगों को यह साल रहा है कि चिकित्सकीय व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और शिक्षा को मजबूत किया जाए। यहाँ पर जो है पठन पाठन की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। गांवों में किसानों को खाद बीज की समस्या है। हमें लगता है कि किसान वर्ग ही नहीं बल्कि छात्र, बेरोजगार युवक भी जो है अपने अपने मुद्दों को लेकर कल मतदान करेंगे।
बिल्कुल। प्रदीप, चूंकि जब बात आती है इस बार, अगर बात करें तो पार्टियों में जोर शोर से महिला सुरक्षा को लेकर के बात की जा रही है। जब वो जनता के बीच पहुंचे थे अपने संबोधन में, जनता से रूबरू जब होते थे, चाहे वो बीजेपी की तरफ से चाहे कांग्रेस की तरफ से तो साफ साफ ये कहा, नारा भी दिया गया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो ऐसे में मऊ में महिला सुरक्षा को लेकर के किस तरीके की परिस्थितियां नजर आती हैं? जी हाँ, अगर महिला सुरक्षा को देखा जाए और महिला सशक्तिकरण की, भारतीय जनता पार्टी ने मोहम्मदाबाद गोहना सुरक्षित सीट पर पूनम सरोज को टिकट दिया है। प्रियंका यादव को जो है कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। इस तरह से देखा जाए तो और किसी दल ने टिकट नहीं दिया है। ऐसे में महिला सशक्तिकरण के बारे में कितना कहा जाए, यह भी सामने ही है। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खासे महिलाएं इस बार जागरूक हुई हैं और अपने मतों का प्रयोग जो है कल करेंगी। हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी समस्या को लेकर खुद ही जागरूक हो चुकी हैं। जी ठीक है। प्रदीप और सूरज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो कल आखिरी चरण का रण है, यानी कि कल जनता का दिन है, कल मतदान होगा और उसके बाद 10 मार्च को नतीजे आएंगे सामने कि जनता किसे उत्तर प्रदेश का ताज पहनाती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए। नमस्कार।